हेलो दोस्तों, इस चैप्टर का ये लास्ट आखिरी वीडियो है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं उसके रासायनिक गुण की अगली अभिक्रिया। कल मैंने आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रिया कुछ बताई थी। इसमें से कुछ अभिक्रिया बच गई थी, इसको आज कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ में चैप्टर भी एंड हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। यदि आपने फर्स्ट जो भी अभिक्रिया पढ़ाई है उसको नहीं देखा है तो आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। क्या होता है देखिए ध्यान से दोस्तों। कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है इसका सामान्य सूत्र होता है RCOOH। इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसमें तीसरा जो स्टेप है, मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह होता है COOH, इसकी अभिक्रिया हम समझेंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका COOH समूह होता है वो पूरी तरह से बाहर निकल जाता है कार्बन श्रृंखला से। R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला। इसके अंदर पहली अभिक्रिया का नाम है विकार्बोक्सिलीकरण। वही बात है कि विकार्बोक्सिलीकरण के अंदर क्या होता है, ये पूरी तरह से कार्बोक्सिलिक जो समूह होता है ये कार्बोक्सिलिक समूह बाहर निकल जाता है। ठीक है, कैसे होता है हम लोग समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होता है RCOOH, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं क्षार के साथ, NaOH के साथ करवाते हैं। क्या होता है देखते जाओ आप लोग। यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका H होता है, ये H और यहाँ से OH होता है वो H2O के फॉर्म में बाहर हो जाएंगे और बाकी जो बचा हुआ है सोडियम, ये इसके साथ मिलकर के बना देगा सोडियम कार्बोक्सिलेट RCOONA। इसको बोलते हैं सोडियम कार्बोक्सिलेट। दोस्तों इसका यूज़ हम लोग आगे करते हैं। अब मेन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है यहाँ से। सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है, इसकी अभिक्रिया दोस्तों हम लोग करवाते हैं किसके साथ, तो हम लोग इसकी अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम लवणों को सोडा लाइम। ठीक है, सोडियम लवण होते हैं उसके, सोडियम लवणों के सोडा लाइम जो होता है, सोडा लाइम क्या होता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का 3:1। तो हम इसको लिखेंगे सोडा लाइम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कैल्शियम ऑक्साइड। डन, ये होता है। इसको हम लोग गर्म करेंगे। क्या होता है देखिए ध्यान से आप लोग। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को पता है जो समूह होता है वो पूरी तरह से बाहर निकलता है, तो यहाँ से बंध टूटेगा। इसमें इस कार्बन के ऊपर प्लस चिन्ह आएगा और इस R के ऊपर माइनस चिन्ह आएगा। फिलहाल इतना समझिए आप लोग। NaOH होता है, इसमें O और H के मध्य बंध टूटता है, जिसमें H के ऊपर प्लस चिन्ह आता है और O के ऊपर माइनस चिन्ह आता है। क्या होता है देखिए, H होता है वो आपका प्लस वाला जाके जुड़ेगा R के साथ, तो क्या बनेगा, R होगा वो H के साथ मिलेगा तो बन जाएगा RH। R का मतलब होता है कार्बन श्रृंखला और केवल कार्बन श्रृंखला से H जुड़ना जो कि हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, और इसको हम सिंपल क्या बोलते हैं, एल्केन। तो यहाँ पर हाइड्रोकार्बन का निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। क्या बचा देखिए, Na2 बचा एंड COOO क्या बचा, CO3 बचा। क्या बचा, CO3 बचा। तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बचा और बना क्या हमारा, एल्केन। ये रिएक्शन है। डेफिनेशन पढ़िए ध्यान से। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम लवणों को, यहाँ से बात की जा रही है, ठीक है, इस रिएक्शन में सोडियम लवणों को सोडा लाइम, ये सोडा लाइम होता है, इसके साथ में गर्म करेंगे, इसके साथ में गर्म करेंगे तो एल्केन प्राप्त होता है, एल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विकार्बोक्सिलीकरण कहते हैं। हालांकि मैंने आपको ये कल बताया था, वापस मैंने बता दिया कि किस प्रकार से सोडियम कार्बोक्सिलेट बनता है। सोडियम कार्बोक्सिलेट होता है वो सोडा लाइम के साथ में क्रिया करता है और आपका एल्केन बनता है। तो ये है आपका सोडा लाइम। दोस्तों
बाकी इस अभिक्रिया को कभी कभी कॉल्बे विद्युत अपघटन भी कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? कॉल्बे विद्युत अपघटन भी कहते हैं। बट इसके अंदर थोड़ा सा स्टेप एक थोड़ा सा अलग है, तो इसको हम लोग आगे समझते हैं एक नेक्स्ट अभिक्रिया के रूप में। बाकी इसमें मैं लूँगा यही सोडियम कार्बोक्सिलेट ही लूँगा, और इसका हम लोग आगे जलीय विद्युत अपघटन करवाएंगे और फिर क्या बनता है वो हम लोग समझेंगे। इसमें भी एल्केन ही बनता है, इसमें जैसे उत्पाद बनाए वैसे ही बनाए। हालांकि ये दोनों अभिक्रिया एक ही होती है, इसी को हम कॉल्बे विद्युत अपघटन कहते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा स्टेप आपको समझना पड़ेगा कैसा होता है। इसमें हमने केवल गर्म किया है, बट उसमें हम क्या करेंगे, जलीय विलयन, जो विलयन होता है उसको जलीय लेंगे और इसके साथ में हम करंट देंगे, इलेक्ट्रिक देंगे, फिर क्या बनता है देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। दोस्तों सेकेंड अभिक्रिया है कॉल्बे विद्युत अपघटन। जो हमने अभी पढ़ी थी फर्स्ट अभिक्रिया, बस वही रिएक्शन है, थोड़ा सा इसमें आपको चेंज देखने को मिलता है, बाकी कुछ नहीं है। होता क्या है समझिए ध्यान से। हम लोग वही लेते हैं जो कि RCOON है, इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोक्सिलेट। अब यहाँ पर R की जगह पर दोस्तों मैं लेता हूँ कार्बन, तो कार्बन लेंगा एक, तो फिर इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्तों सोडियम एसीटेट। क्या नाम हो जाएगा, सोडियम एसीटेट। इस सोडियम एसीटेट को हम लोग पात्र के अंदर लेकर के इसका जलीय अपघटन करते हैं। तो जल की उपस्थिति में इसका हम लोग अपघटन करेंगे, जलीय अपघटन। और जलीय अपघटन में दोस्तों ये दो भाग में डिवाइड हो जाता है। एक आपका बन जाएगा CH3COO माइनस CH3COO माइनस एसीटेट, और सोडियम अलग हो जाएगा Na+ के रूप में। इसका क्या नाम हो जाएगा, एसीटेट, और इसका आप लोग नाम जानते हो। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, एक पात्र लिया था, उस पात्र के अंदर हमने डाला किसको, सोडियम एसीटेट को, तो इसका जलीय अपघटन करवाया, और फिर हम लोग क्या करेंगे, उसमें दो रॉड लगा करके करंट देंगे, विद्युत देंगे, विद्युत प्रवाहित करेंगे। और जैसे विद्युत प्रवाहित करेंगे तो फिर आपका जो टूटा हुआ सोडियम एसीटेट है, इसके आयन विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, अग्रसर होते हैं। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एसीटेट होता है जो कि ऋण आवेश है, तो वो कौन से इलेक्ट्रोड की ओर जाएगा। इलेक्ट्रोड दो होते हैं आपको पता हो तो, एक होता है एनोड जो कि पॉजिटिव होता है, और एक होता है कैथोड जो कि नेगेटिव होता है। आपको पता है ये आपका नेगेटिव है तो वो कहाँ जाएगा, एनोड के ऊपर। और दोस्तों एनोड के ऊपर जाकर के ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। सिंपल। ये है आपका प्लस, तो ये जाएगा कैथोड के ऊपर, और कैथोड के ऊपर जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसको वो ग्रहण करेगा, और ग्रहण करने से जो अभिक्रिया कहलाती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन की अभिक्रिया। तो आपको पता चल चुका होगा कि हमने इसका जलीय अपघटन करवाया, फिर हमने विद्युत धारा प्रवाहित की। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो टूटा हुआ सोडियम एसीटेट है वह विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, और वह अपनी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। जो एनोड की ओर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेगा, और ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी, उसको बोल देंगे हम लोग। और जो कैथोड की ओर जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो उस अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। डन। तो आप लोग समझेंगे यहाँ पर कि फिर एल्केन कैसे बनता है। देखिए हम लिखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर। पहले हम दोस्तों देखते हैं एनोड पर क्या होता है, वो एनोड पर, और एनोड पॉजिटिव होता है, आप लोग ध्यान रखिए। एनोड पर कौन जाता है, एनोड पर जाएगा आपका नेगेटिव वाला, क्योंकि एनोड पॉजिटिव होता है इसलिए। तो इसको मैं संख्या में 2 ले रहा हूँ, ध्यान रखिए। CH3COO माइनस
CH3COO-। ठीक है, क्या होता है देखिए ध्यान से, यहाँ से बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। यहाँ से बंध टूटेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के ऊपर। मतलब यहाँ पर समांश विदलन होगा, समांश विखंडन। और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन और ये जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, वो दो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये एनोड पर जा कर के दे देगा। ऑक्सीकरण का मतलब वही होता है, एनोड पर कौन सी अभिक्रिया होती है, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देना। ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन आपके बाहर निकल जाएंगे, प्लस CH3 उसके ऊपर एक डॉट है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आया, विदलन हुआ तो मुक्त मूलक बनेगा। और CH3 है, उसके पास भी अपना एक डॉट है, प्लस CO2। देखो CO2, और वो कितने हैं, 2। तो यहाँ पर कितने CO2 बनेंगे, 2 CO2 बनेंगे, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन आपके बाहर हो जाएंगे। समझना ध्यान से, इसके पास मुक्त मूलक, इसके पास मुक्त मूलक, ये दोनों आपस में, या फिर मैं इसको अलग से ही समझा देता हूँ, ये दोनों होते हैं वो आपस में जुड़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। और दोस्तों बना देंगे CH3 और CH3, और इसको हम क्या बोलते हैं, एथेन, जो कि एल्केन बनता है। हाँ जी, तो ये तो होगी एनोड पर अभिक्रिया। अब हम समझते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होता है, कैथोड कैसा होगा, नेगेटिव होता है। और कैथोड पर कौन जा रहा है, सोडियम। इसको भी संख्या में मैं 2 लेता हूँ, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। तो दोस्तों दो लेने का रीज़न यही है कि यहाँ पर आपका एल्केन बन रहा है। ठीक है, तो सोडियम आपका होगा 2Na+। तो वो जो भी एनोड पर इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं उनको वो ग्रहण करेंगे और अपचयन की अभिक्रिया देंगे, जहाँ पर 2Na बन जाएगा। इस 2Na होता है, इस 2Na की अभिक्रिया हम लोग करवाएंगे 2H2O से। समझना ध्यान से बात को, 2 सोडियम 2 OH के साथ मिल करके, देखिए यहाँ पर कितने H2O है, 2 H2O है, तो एक HOH, एक HOH, ये 2 OH इन सोडियम के साथ मिल करके 2NaOH क्षार बनाएंगे, प्लस ये H2 आपका हाइड्रोजन गैस बन करके बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात थी कैथोड पर, और ये बात थी एनोड पर, और ये बात थी कॉल्बे विद्युत अपघटन। कॉल्बे एक वैज्ञानिक था, उसके आधार पर ये अभिक्रिया है। डेफिनेशन पढ़िए, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है इसका सोडियम लवण, या फिर ये पोटेशियम भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर पोटेशियम भी आ सकता है। इसका जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करने पर, जलीय विलयन का विद्युत अपघटन हमने किया तो विद्युत अपघटन करने पर हाइड्रोकार्बन बनता है। हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है वो मैंने आपको यहाँ पर समझाया, विद्युत धारा प्रवाहित करके। ठीक है, ये चीज़, ये मेन चीज़ है। अब दोस्तों हम समझते हैं नेक्स्ट। आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हाइड्रोकार्बन भाग, जिसमें एल्केन या एरिल, एल्केन मतलब सिंपल एलिफेटिक, एरिल मतलब बेंजीन वगैरह एरोमेटिक में प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा। मतलब ये कि हमारा सूत्र होता है RCOOH। ठीक है, तो इसमें जो आपका एल्किल ये वाला R, उसमें कोई भी आपका समूह प्रतिस्थापित हो सकता है, मतलब बाहर निकल सकता है। तो यहाँ पर यही चीज़ हम समझेंगे। अगर ये फिर R नहीं होता है, एरोमेटिक होता है, तो फिर इसकी बात अलग है। समझिए क्या होता है इसके अंदर। पहली अभिक्रिया का नाम है हैलोजनीकरण,
और दोस्तों ये अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, क्योंकि इसका नाम आप समझ सकते हो, रेड में मैंने लिखा है। क्या होता है देखिए, ध्यान से समझिए। इसमें हम लोग एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लेते हैं RCH2, एक H को मैं नीचे लिख रहा हूँ, बाकी COOH। इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं X2 से। X2 में से X को ऐसे लिख रहा हूँ, बाकी लाल फास्फोरस होगा, लाल फास्फोरस या जल, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर X किया, इसकी जगह पर हो सकता है या तो Br या फिर Cl हो सकता है। तो Cl Br हो सकता है, क्लोरीन और ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह हो सकते हैं, मतलब हैलोजन हो सकते हैं। दोस्तों इसमें समझना ध्यान से, जो मेन समूह होता है उसके पास वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन। उसके साथ में जो भी समूह जुड़े होते हैं इनको कहे जाएंगे अल्फा। मतलब कि मेन समूह है COOH, उसके पास वाले कार्बन को अल्फा कार्बन कहते हैं, उस पर जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, और इसको बोलेंगे बीटा। तो यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे। इस अल्फा हाइड्रोजन में आपका एक हाइड्रोजन एक हैलोजन के साथ में बाहर निकल जाएगा HX के फॉर्म में, बाकी आपका एक हैलोजन होता है वो इस पर जुड़ जाएगा अल्फा कार्बन पर। तो आप इसको समझ सकते हो कि एल्केन होता है, जो हाइड्रोकार्बन भाग होता है, इसको छोड़कर के बाकी हाइड्रोकार्बन भाग कहलाता है। उसमें जो एल्केन है, इस एल्केन का हम देखा प्रतिस्थापन मतलब हाइड्रोजन होता है उसका प्रतिस्थापन इस X ने कर दिया। मतलब कैसे, तो उसके स्थान पर आपका आ जाएगा X की जगह कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर हो जाएगा RCH COOH और इस कार्बन से जुड़ जाएगा आपका X। इसको बोलते हैं अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल। डन। इसकी डेफिनेशन को पढ़िए ध्यान से। अल्फा हाइड्रोजन परमाणु युक्त अम्लों की क्रिया, परमाणु युक्त ये अम्ल है, इसकी क्रिया क्लोरीन या फिर ब्रोमीन के साथ, तो मैंने सिंपल हैलोजन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर आप तो Cl2 हो सकता है या फिर Br2 हो सकता है। इसके साथ करवाने पर अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल ये वाली चीज़ प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं हेल्फ-फोलार्ड-जेलेंसी की अभिक्रिया कहते हैं। तो इसका नाम रिएक्शन है, तो इम्पोर्टेंट है हेल्फ-फोलार्ड-जेलेंसी की अभिक्रिया। नेक्स्ट हो जाएगी दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या वलय प्रतिस्थापन। इसमें एक बात ध्यान रखिए आप लोग, इसमें इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है वो आकर के जुड़ता है वलय के ऊपर। जैसे ये अपने बेंजीन है, इस बेंजीन में कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होते, तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव। तो नेगेटिव से प्यार करने वाले समूह, अगर नेगेटिव से कोई भी प्यार करता है तो वो खुद कैसा हो सकता है, तो वो स्वयं कैसा होगा दोस्तों, स्वयं होगा प्लस। डन। तो कोई भी प्लस होगा वो आके जुड़ेगा वलय के ऊपर, पर कहाँ जुड़ता है तो समझिए ध्यान से। अगर ये आपका एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ठीक है, तो इसमें जो भी समूह आपका जुड़ा है उसके पास वाली स्थिति को कहते हैं ऑर्थो स्थिति। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, आप लोग समझ लेना, हालांकि ऑर्थो के लिए ओ लिखते हैं। ये होती मेटा स्थिति M, और ये स्थिति होती है पैरा स्थिति, पैरा P। ये जो आपका कार्बोक्सिलिक समूह होता है ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है, और जब इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो बेंजीन होता है वो, इसमें अनुनाद होगा, और अनुनाद से ऑर्थो और पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इसका कहने का मतलब यही है कि एक तो आपकी ऑर्थो स्थिति पर प्लस आएगा, ऑर्थो स्थिति ये दोनों कहलाती है, और एक पैरा स्थिति पर प्लस आएगा। तो बाकी बचा कौन, बाकी बचा आपका मेटा, जहाँ पर मेटा के ऊपर कोई प्लस चार्ज नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मेटा पर
कोई इलेक्ट्रॉन आकर्षित होता है, जो प्लस समूह होता है वो आकर के जुड़ सकता है, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा है। क्लियर है। अब हम समझते हैं इसके अंदर रिएक्शन, जिसमें से पहली रिएक्शन है नाइट्रीकरण। दोस्तों नाइट्रीकरण के अंदर क्या होता है, हम नाइट्रिक एसिड को जोड़ेंगे, इसमें से NO2 समूह जुड़ेगा। जैसे देखिए बेंजीन होता है, इस बेंजीन के ऊपर COOH समूह जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं बेंजोइक अम्ल। और इसकी अभिक्रिया हम लोग करवाते हैं दोस्तों सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 और सांद्र H2SO4। अब इसमें आप लोग समझना ध्यान से, मेटा स्थिति पर आकर के कोई भी जुड़ सकता है, तो मेटा स्थिति के लिए हम हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि प्रत्येक बेंजीन के प्रत्येक कोने पर कार्बन के साथ में हाइड्रोजन जुड़ा होता है, जो कि एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया। ये जो आपका नाइट्रिक अम्ल होता है ये हमको दो समूह देता है, एक तो OH और दूसरा देता है NO2। OH होता है वो H के साथ में H2O बन करके बाहर निकल जाएगा, ये आपका H2O बन करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो बाकी जो बचा हुआ है NO2 वो मेटा स्थिति पर आकर के जुड़ जाएगा। तो मेटा स्थिति पर आकर करके कौन जुड़ जाता है, तो मेटा स्थिति पर आकर के आपका जुड़ जाता है NO2 समूह, और इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रोबेंजोइक अम्ल। अब एक रिएक्शन और है, इसको समझ लेते हैं, जो कि है हैलोजनीकरण। इसमें कौन जुड़ेगा, तो हैलोजन जुड़ता है, इसमें भी बेंजोइक अम्ल ही लेना है। बेंजीन होता है उसके ऊपर COOH समूह, जो कि ये भी बेंजोइक अम्ल, इसमें भी मेटा स्थिति पर हाइड्रोजन होता है, जिसको बाहर लिख देते हैं। इसके अंदर हम लोग दोस्तों या तो जोड़ सकते हैं Cl या फिर Br जोड़ सकते हैं, तो मैं Br को जोड़ देता हूँ। Br हमको संख्या में 2 लेने हैं, Br2 लेना है, या फिर FeBr3 ले सकते हो। इसके अंदर क्या होगा, एक आपका Br एक H को लेकर के HBr के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। किसके फॉर्म में बाहर निकल जाता है, HBr के फॉर्म में, और एक Br जो बचेगा वो इस मेटा स्थिति पर जाके जुड़ जाता है। तो बेंजीन होता है उसकी मेटा स्थिति पर जाके Br जुड़ जाएगा, बाकी ऊपर COOH है ही सही, और इसका नाम होगा मेटा ब्रोमो बेंजोइक अम्ल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। बाकी दोस्तों यही चैप्टर था आपका, जिसके अंदर हमने सब कुछ पढ़ा। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर को नहीं देख रखा है, तो मैं दोस्तों प्लेलिस्ट बना करके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, जहां पर आप क्लिक करके सारे वीडियो को देख सकते हो और चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हो। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।